नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिशन शक्ति के दूसरे दिन महिला जनप्रतिनिधियों और महिला शिक्षकों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी ने महिला जनप्रतिनिधियों के प्रगतिशील और सकारात्मक सोच व प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में महिला जनप्रतिनिधियों की जागरूकता ने कई क्षेत्रों का कायाकल्प किया है। और बीजेपी के मिशन शक्ति पर सपा ने निशाना साधा है। सपा प्रवक्ता और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी सरकार ने मिशन शक्ति शुरू किया तो दूसरी तरफ प्रदेश में बहन बेटियों के साथ दरिंदगी लगातार हो रही है। मुख्यमंत्री जी, आपने 1090 पर कोई काम नहीं किया, यह भी उन्होंने कहा। सुनील साजन ने कहा कि समाजवादी सरकार ने बहन बेटियों को बचाने के लिए जो काम किया था उसको भी आपने बंद कर दिया। एक तरफ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी महिला सुरक्षा सम्मान स्वलंबन के तहत मिशन शक्ति का अभियान शुरू कर रहे हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लगातार बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, उनकी अस्मिता से खेला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपने 190 पर कोई काम नहीं किया। समाजवादी सरकार ने और योजनाएं चलाई थी बेटियों को, उस पर आपने कोई काम नहीं किया। और आप कह रहे हैं कि हम जो प्रतिनिधि हैं, डीसी प्रधान, जिला पंचायत, उनसे बात करेंगे। मेरा अनुरोध योगी जी आपसे, एक बार आप उन बेटियों से, उन बहनों से भी बात कर लीजिए जिनके साथ दरिंदगी हुई है। उन परिवारों से बात कर लीजिए जिन्होंने अपनी बेटियां खो दी हैं और दरिंदे भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो उनको भरोसा हो जाएगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। अभी उत्तर प्रदेश की बेटियों को, बहनों को लगता है आप दरिंदों के साथ हैं, बलात्कारियों के साथ हैं। तो ये जो भ्रम है इसको आप खत्म करिए, या तो आप बता दीजिए कि आप किसके साथ हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश और बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो पिछले 3 दिन से फरार चल रहा था। एसटीएफ की टीम ने बलिया कांड के मुख्य आरोपी को लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास से आज सुबह उठा लिया। धीरेंद्र सिंह के अलावा 2 अन्य नामजद आरोपी संतोष यादव और अमरजीत यादव को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर 50 का नाम घोषित था। इसके साथ ही मुख्य आरोपी धीरेंद्र के अलावा अब कुल 10 नामजद और 5 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और बलिया के दुर्जनपुर में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं धीरेंद्र सिंह के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होगी, इसे लेके यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्राइम न्यूज से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। बलिया के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हो गई है आज, और आज हमारे साथ इस मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई हुई हमारे साथ बात करने के लिए खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सर हैं। सर, धीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, आगे किस तरह की कार्रवाई होगी? क्योंकि 4 लोग और 6 लोग नामजद बताए जाते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी लगभग 4 लोगों की हो चुकी है। आज बलिया कांड का जो मुख्य अपराधी था धीरेंद्र सिंह, उसकी गिरफ्तारी एसटीएफ के द्वारा लखनऊ से की गई है। इसके बाद से इस अभियुक्त को बलिया पुलिस को सौंपा जाएगा। इस पूरे प्रकरण में 8 लोग नामजद थे, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके अलावा अन्य 5 लोग भी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इसमें नामजद केवल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है। शेष अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के दिन से ही और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा एसटीएफ की टीम भी लगाई गई थी और उसके तहत ही आज गिरफ्तारी की गई है। अब इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि इनको सज़ा दिलाई जा सके और जिस तरह की विभत्स घटना इन्होंने कारित की है, आगे कोई इस तरह की घटना करने की हिम्मत न कर पाए। सर, एक सवाल पुलिस के ऊपर उठ रहा था, वहाँ पर एसडीएम साहब मौजूद थे, सीओ साहब मौजूद थे। क्या इन सब जो कार्रवाई होगी, क्या सीओ साहब के बाद जो अधिकारी वहाँ मौजूद थे, वीडियो में सर साफ दिख रहा था कि आरोपी पहले पकड़ा गया फिर वो फरार हो जाता है, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी सर?
ये सर्वविदित है कि घटना के तत्काल बाद शासन और पुलिस महानिदेशक महोदय ने पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की थी। तो ये उनकी लापरवाही के कारण ही उन पर कार्रवाई की गई थी और जब विवेचना होगी तो सभी बिंदुओं को समाहित किया जाएगा। पूछताछ सर उससे धीरेन्द्र से की जाएगी, क्योंकि लगातार धीरेन्द्र ने वीडियो वायरल किए थे, उसमें कहा था मैंने गोली नहीं चलाई। और भी जो आरोप लगाया जा रहा है वो पुलिस उसके परिवार को उसको जो पुलिस वहाँ पर थी वो वहाँ कुछ नहीं कर रही थी, परिवार वालों के साथ मारपीट हो रही थी। पहले उसने कहा हमने जो है गोली नहीं चलाई, फिर कहता है कि हमने सुरक्षा तक चलाई। आप ये सभी चीज़ें जो ये विवेचक इन चीज़ों को देखेंगे और उस दौरान सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी और सभी तरह के एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सर, जिन्होंने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी, धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी होगी। आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस लगातार जारी रहेगी। कैमरामैन राहुल साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। तो गिरफ्तारी के बाद इसको लेकर यूपी एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने प्राइम न्यूज से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, उन्हें सुनते हैं। यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। बलिया के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। किस तरह से यूपी एसटीएफ को इतनी बड़ी सफलता मिली, हमारे साथ खुद बात करने के लिए आईजी एसटीएफ अमिताभ यश सर हैं, इनसे जानते हैं। सर, धीरेन्द्र की गिरफ्तारी हो गई थी, आज हो गई है, और कहां से ये गिरफ्तारी हुई और क्या इनपुट था सर? धीरेन्द्र सिंह बलिया गोलीकांड का मुख्य अभियुक्त है। इस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और एसटीएफ लगातार इसकी तलाश कर रही थी। आज सुबह इसके लखनऊ आने की जानकारी एसटीएफ को बड़ी सटीक मुखबिरी के रूप में प्राप्त हुई और इसी मुखबिरी पर पॉलिटेक्निक चौराहे के पास एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बात की जाए सर आगे की कार्रवाई है, क्या आप उससे पूछताछ करेगी, एसटीएफ पूछताछ करेगी या बलिया पुलिस को दे देगी? एसटीएफ ने प्रिलिमिनरी पूछताछ की है इसके असलहे के बारे में, इसके सह अभियुक्तों के बारे में, और इसके बाद इसको लेकर के बलिया रवाना हो गई है ताकि इसको बलिया पुलिस को हैंडओवर किया जा सके अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए। 10 लोग नामजद हैं सर, क्या उनकी तलाश लगातार कर रही है? जी हाँ, एसटीएफ अभियुक्तों की भी तलाश कर रही है और कुछ जानकारियाँ मिली हैं। इन जानकारियों को विवेचना के लिए और गिरफ्तारी के लिए, दोनों के लिए बलिया पुलिस से किया जाएगा और आगे भी गिरफ्तारी का प्रयास जारी रहेगा। सर, जिस तरह से वीडियो लगातार वायरल कर रहा था ये, इसमें अपनी बेगुनाही का बता रहा था और जिस तरह से गोली जब चलाई थी इसने, उसमें वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था सर, उसमें भी क्या कार्रवाई होगी इस तरह की? जो घटना थी वो पब्लिक के पुलिस के सामने हुई थी, अत्यंत सनसनीखेज थी और इसने एक बड़े दुर्दांत तरीके से इसको घटना को अंजाम दिया था। तो उसके लिए इसे कानून की जद में जल्द से जल्द आना अत्यंत आवश्यक था। एसटीएफ को इस कार्य में अपनी मेहनत और प्रोफेशनलिज्म के कारण सफलता मिली, जिसकी मुझे खुशी है। और जो मुलजिम है उसको वो अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की फाइल्स में यह मुलजिम है, इस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। उसके अन्य प्रमाण भी बहुत ओपनली उपलब्ध हैं कि उसने गोली मारी थी और इस कारण से कानून की जद लाया गया, एसटीएफ लाया गया। सवाल सर, क्या पूछताछ में इसने कुछ बताया कि लखनऊ कैसे पहुंचा? लखनऊ में पूछताछ में कई जानकारियाँ हैं जो अभी बताना, साझा करना उचित नहीं होगा और कि अन्य अभियुक्त गिरफ्तारी शेष है और तफ्तीश भी चल रही है। तो बलिया पुलिस के साथ इन जानकारियों को हम साझा करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आईजी एसटीएफ अमिताभ यश सर, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि एक सफलता बड़ी हम लोग को हाथ लगी है और साथ ही साथ जो वांछित और अपराधी हैं धीरेन्द्र सिंह के साथ जो थे बलिया मामले में, उनकी भी तलाश लगातार जारी है। कैमरामैन राहुल साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। और भदोही के ज्ञानपुर सीट से निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। भदोही के गोपीगंज थाने में विजय मिश्रा समेत 3 लोगों पर रेप का मामला दर्ज किया गया है। आरोप लगाने वाली लड़की के मुताबिक 2014 में विजय मिश्रा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में पहली बार उन्होंने शारीरिक शोषण किया। इसके बाद वो बुलाकर शोषण करने के साथ साथ फोन पर भी अश्लील बातें करता था और किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि 2014 से लेकर 2016 तक ब्लैकमेल और डरा धमकाकर उसका यौन शोषण किया गया। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के यूपी से उत्तराखंड को जोड़ने वाले ढेला नदी के 60 साल पुराने
बने पुल का निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया है। मरम्मत के चलते पुल को 15 नवंबर तक बंद किया गया है। ढेला नदी पुल से बने बड़े और बाहरी वाहनों के गुजरने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दरअसल इस पुल के निर्माण के लिए काफी समय से मांग की जा रही थी, जो अब पूरी होती दिखाई दे रही है। हमारा टारगेट है कि हम इसको किसी भी हाल में दीपावली से पहले इस पुल को दोबारा चालू कर दें, ताकि गन्ना सीजन आ रहा है, इससे पहले इस पुल को चालू कर देंगे तो पब्लिक की थोड़ी सी दिक्कत खत्म हो जाएगी और हो सकता है कि हमारा मिल चालू होने से पहले हम इसको रास्ते को ओके कर लें। छोटे वाहन निकलने का व्यवस्था छोटे वाहन निकलने के लिए हमने बाईपास बना दिया है। लगभग 600 मीटर लंबा बाईपास है, जिसपे 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन निकलेंगे। बड़े समस्त जितने वाहन हैं उसके लिए प्रतिबंधित करा दिया गया है। ऊपर से आदेश दिलवा करके SSP साहब के यहाँ से आदेश करवा दिया है। और जहाँ से रामपुर से आने वाले वाहन हैं वो भोजपुर रोशनपुर होते हुए काशीपुर और ठाकुरद्वारा जाएंगे। और जो हरिद्वार जिवाड़ा से आने वाले वाहन हैं वो सब वाहन अपने डेंटल कॉलेज के बराबर से होते हुए ठाकुरद्वारा जाएंगे। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के मुरादगंज में एक पत्नी को पति से घर के खर्च के रुपए मांगना उसके एवज में भारी पड़ गया। बेरोजगार पति ने पहले उसे पीटा, फिर मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। किसी तरह पीड़िता ने परिजनों को फोन कर जानकारी दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने आग से जली बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू हो गई है। ये रात में तकरीबन 2 बजे के आसपास चांदनी वाइफ ऑफ जाकिर, उम्र लगभग 30 साल, गुरसाईगंज मुरादगंज की, ये जली अवस्था में लाई गई थी और इनका इलाज किया गया। अभी ये भर्ती हैं गंभीर स्थिति में। अभी इनका मृत्यु पूर्व बयान भी हो गया। और एक मेमो प्राप्त हुआ था कि एक महिला जो है जली हुई अवस्था में यहाँ भर्ती हुई थी। मेरे सामने में क्षेत्र में नामित किया बयान करने के लिए चांदी नाम की महिला है, पत्नी जब ये हाल निवास मुरादगंज और सिंगी रामपुर की मूल निवासी है, फर्रुखाबाद जिले की। इनका बयान दर्ज में आया है। तो सर कितने % जली कुछ अंदाजा है? प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के करीबियों पर प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक के करीबी जुल्फिकार उर्फ तोता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और जुल्फिकार का बिना नक्शा पास कराए मकान को ध्वस्त कर दिया गया। जुल्फिकार के परिवार वालों का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उनके मकान को ध्वस्त कर दिया गया। लगभग 400 स्क्वायर यार्ड में खूंखार अपराधी जुल्फिकार उस तोता की संपत्ति 3 मंजिला निर्माण, इसका मानचित्र स्वीकृत कराया गया। इसकी पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था, जिसके क्रम में आज को ध्वस्त कराया जा रहा है। सर कुल कितनी प्रॉपर्टी है और इसका मूल्य क्या होगा? ये 3 स्टोरीड है। मैंने कॉस्ट असेसमेंट नहीं कराया है, वो आप गेस कर सकते हैं क्या कॉस्ट होगा। मैंने कॉस्ट असेसमेंट नहीं कराया है। और कितना जगह है ये सर? ये लगभग 400 से 450 स्क्वायर यार्ड वर्ग गज। मामला ये है कि कुछ भी हमें नहीं मालूम है और आज सुबह अभी आते हैं 45 मिनट का सिर्फ हमें समय दे रहे हैं कि अपने घर को खाली कर दीजिए। ना कोई नोटिस दी गई है हमको और ना ही मतलब कुछ किया गया है। तोता हमारे हस्बैंड जो है वो 4 साल से जेल में है और छोटे छोटे बच्चे हैं। हम इनको लेके अपने बच्चों को कहाँ जाएं? विरोध इस बात का है, ये आज अचानक कई थाने की फोर्स और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की पूरी टीम यहाँ जुल्फिकार तोता के मकान पर आई है। वो जबकि आगरा जेल में बंद है, यहाँ उनकी पत्नी और छोटे बच्चे हैं। कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया गया है, सीधे गिराने की कार्रवाई। 15 मिनट के अंदर सामान निकालिए। जबकि माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश है 15/10/2020 का, उसमें स्पेसिफिक ये दिया गया है कि किसी भी निर्माण को ध्वस्त नहीं किया जाएगा अगले 1 महीने, और अगर कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो उसकी एक नोटिस देने की पैराग्राफ 6 है। वही उनकी मतलब नहीं है कि हाईकोर्ट का आदेश है, एक कॉपी रिसीव कर लें। इसमें कंडीशन दी हुई है, मकान गिराने आप नोटिस देंगे, वो भी प्रेस्क्राइब जो दिया है फॉलो कर रहे हैं। मनमाने ढंग से गिराने की माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। और उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पे अपनी तैयारियों में जुटी है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह मुरादाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की उन्होंने और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान संजय सिंह ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं।
आज यहाँ पे मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए और बहुत सारे पंचायत प्रतिनिधि पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए ज्वाइन कराने के लिए आया हूँ। आदित्यनाथ जी ने एक मिशन शक्ति शुरू किया कल से नवरात्रि के अवसर पे। आज उसका मतलब समझ में आ गया। दरअसल आदित्यनाथ जी का मिशन शक्ति था, भाजपा के नेताओं अपनी शक्ति दिखाओ महिलाओं की इज्जत कुचलने के लिए। और लखीमपुर खीरी में एक महिला कांस्टेबल को बीजेपी का नेता छेड़ता है, वो महिला कांस्टेबल उसको थाने पर ले जाती है बीजेपी नेता को, और बीजेपी का विधायक उसको छुड़ाने की बात लगाता है, अपनी शक्ति लगाता है और छुड़ा कर ले जाता है। यह है आदित्यनाथ जी की मिशन शक्ति। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार में बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश का बरगाह बन गया है। हाथरस की घटना हुई, बलरामपुर की घटना हुई, चित्रकूट में एक दलित की बेटी का गैंगरेप हुआ, न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर ली। प्रतापगढ़ में 6 महीने तक छेड़खानी हुई एक बच्ची के साथ, न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर ली। गोरखपुर में 4 लड़कों ने एक लड़की को मारा पीटा, न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर ली। पडरौना में एक हाई स्कूल की लड़की को लगातार छेड़ा गया तो उसने अपने आप को जला के मार लिया। यानी बेटियां अपने आप को जलाकर मारना पसंद कर रही हैं, लेकिन उनको आदित्यनाथ जी से न्याय की उम्मीद नहीं है। बाराबंकी में जो गुनाह हाथरस का हुआ था वही गुनाह दोहराया गया। और मुझे अफसोस है कि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद, उच्च न्यायालय से लताड़ खाने के बावजूद, ये पूछने के बावजूद कि क्या एक अमीर की बेटी होती तो रात में 2 बजे जला देते आप, वही काम बाराबंकी में किया गया। पिता रोता रहा, हम दलित समाज से हैं, मेरी बेटी अविवाहिता है, हम उसकी मिट्टी करेंगे, इसको जलाएंगे नहीं, हमारे रीति रिवाज में है। लेकिन जबरन सबूत मिटाने के लिए उसकी भी लाश जला दी गई, जो बाराबंकी में गैंगरेप हुआ। आज सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक सूर्यभान सिंह के बेटे रुपेश सिंह की दबंगई सामने आई, जहां सिरवारा रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से सटे मकान पर सुबह ही रुपेश सिंह और बीजेपी के नगर चेयरमैन बबीता जायसवाल के पति ने बुलडोजर चलवा दिया, जबकि पीड़ित मोहम्मद नसीम के पास किराए गए मकान के सारे कागजात मौजूद हैं। इस मामले में जब स्कूल प्रबंधन से जानकारी मांगी गई तो प्रबंधन ने बात करने से इनकार कर दिया। वहीं जेसीबी लगाकर मकान गिराने की जानकारी लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और एसडीएम, सीओ और कोतवाल भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मकान पर चल रही जेसीबी को रुकवाया। दोनों पक्षों को अपने अपने कागजात लेकर कल एसडीएम ने दफ्तर बुलाया है। और बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह आज गाजियाबाद की मोदीनगर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ बैठक कर कृषि बिल के बारे में चर्चा की। सत्यपाल सिंह ने कहा कि बेशक हमारा किसान स्कूल ना गया हो, लेकिन उसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। उन्होंने विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। सत्यपाल ने यह भी कहा कि पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो किसानों के बारे में सोच रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। कांग्रेस जो आज क्योंकि हमारी मुख्य विपक्ष पार्टी है, कांग्रेस का 2014 का आप जो है चुनाव में जो है घोषणा पत्र देखो, 2019 का घोषणा पत्र देखो, दोनों उसके 2014 और 19 के घोषणा पत्रों में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि किसानों को आज़ादी दी जाना चाहिए। ये एपीएमसी जो मार्केट हैं, किसी उत्पाद मंडी समिति, ये खत्म होनी चाहिए। और किसानों को बड़े शहरों, छोटे शहर, कस्बों में, बड़े बड़े गाँवों में हमारे भी बनता है, वहाँ पर बाजार बनाने जाना चाहिए और किसानों को मजबूर करने के लिए किसान जो है उत्पादक संघ जो संगठन जो है तैयार किया जाए। ये उनकी मांग है, अपने घोषणा पत्र में बता रहे हैं और अब ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। बागपत के सांसद और मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह आज गाजियाबाद की मोदीनगर विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि यूं तो गाजियाबाद में मोदीनगर विधानसभा है, लेकिन उसकी लोकसभा बागपत में लगती है और बागपत के सांसद खुद आज किसानों से मिलने के लिए गाजियाबाद के मोदीनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उनको समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि हालांकि किसान कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनको कोई बरगला नहीं सकता। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर उन्होंने वार करते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां किसानों को बरगलाने में लगी हुई हैं, जबकि अगला बिल जो किसानों के हित में ही आने वाला है। इसी के चलते किसानों ने उनकी बात सुनी।
जब हमने उनसे सवाल किया कि बलिया में एक बीजेपी के नेता ने हत्याकांड क्यों कर डाला, इस पर उन्होंने चुप्पी ली। हालांकि उन्होंने किसानों से मुलाकात कर अपनी बात रखी और उन्होंने आने वाले किसान बिल के बारे में भी उन्हें बताया। तो ये पूरी बात को सुनकर किसान काफी खुश नजर आए और उनका पूरी तरीके से समर्थन किया। गाजियाबाद से अपने सहयोगी अंकित पांडे के साथ जितेंद्र भाटी, प्राइम न्यूज। और गाजियाबाद की कविनगर पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। इस फैक्ट्री में न सिर्फ नकली शराब बल्कि नकली गुटखा भी तैयार किया जाता है और पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों के साथ साथ भारी मात्रा में बनी शराब और कई उपकरण भी बरामद किए। थाना कविनगर और सीओ सेकंड की क्राइम टीम ने एक गुड वर्क किया है। इसमें एक नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस नकली शराब फैक्ट्री में शराब तो बनती थी, साथ ही साथ ये लोग दिलबाग कंपनी के नाम से एक नकली गुटखा भी तैयार करते थे। इस शराब फैक्ट्री में पकड़े गए 5 अभियुक्त हैं जिनका पूर्व में भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास रहा है। पकड़े गए अभियुक्त जिनका नाम फारूक, शाहरुख, वरीश, आज़ाद और रईस है। इन सभी के पास से शराब बनाने के जो उपकरण हैं वो बरामद हुए हैं, जैसे कि केमिकल्स हैं शराब को लेकर के, जो खाली शराब पैक करने के जो बॉटल्स होती हैं वो मिली हैं और शराब के नकली होलोग्राम, ये सब सारी चीजें पुलिस टीम ने बरामद करी हैं। ग्रेटर नोएडा में एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि पति ने धोखे से उसे 3 तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर करा लिए। वहीं महिला ने यूपी सीएम से आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले महिला की शादी गाजियाबाद में हुई थी। वहीं महिला और उसके पति का कोर्ट में केस चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम तरन्नुम है और मेरे पति का नाम सोहेब है। मेरे पापा का नाम जाहिद। मैं लड़की धूम मानिकपुर गौतम बुद्ध नगर की हूँ, जहाँ मेरी शादी मुस्लिम रीति रिवाज और दहेज के साथ हुई और गाजियाबाद इस्लाम नगर नया बस अड्डे। और मैंने खर्चे का केस डाला था और मेरे पति चालाक पति ने मेरे से पहले ही उसने गाजियाबाद नाले में केस डाल दिया है ले जाने का। लेकिन वो यहाँ पे मुझे लेके वहाँ जो हुआ अब नहीं हो रहा है और वो मुझे लेके चले गए। फिर मेरी मम्मी कुछ दिन बाद मुझसे मिलने आई, मुझसे कागजों पे साइन करवाई है, लगा के चलने कागजों पे। मेरी मम्मी ने मैंने करती थी, हमें पता नहीं थी कि मेरी सास मुझसे 11 तारीख को रात 11 बजे मुझसे मिलने आई। हमने खाना वाना खिलाया और हमसे अच्छी हमने ताकि खातिर तवाजी की उनकी। और वो जाकर कहने लगे क्या यहाँ से जाते समय कहने लगे यहाँ को बुला के 13 तारीख को वहाँ कोर्ट में गवाही देने आ जाना। मैंने कहा कौन सी गवाही? हमारा तलाक हो गया। मैंने कहा हमारा कोई तलाक नहीं हुआ और वो मुझे मेरे दरवाजे मुझे तलाक कह के गए हैं एक बार। और मैंने इसका मुकदमा मैंने थाना बादापुर में करवाया था, उन्होंने मेरा दर्ज नहीं किया है। आप मेरी प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर दरख्वास्त है, आप मेरी मदद कीजिए। और बुलंदशहर पुलिस ने रेकी और लूट गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 3 इसमें महिलाएं भी शामिल है। दरअसल गिरोह की महिला सदस्य दिन में भीख मांगकर घरों की रेकी करती थी, जिसके बाद दूसरे जो लोग थे वो रात को वारदातों को अंजाम दिया करते थे। 7 लोग पकड़े, 3 महिलाएं शामिल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।